झारखंड का जमशेदपुर, वहां पर टाटा स्टील की कंपनी में दीपक फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में बाकायदा काम करता था। घर पर उसकी दो बेटियां हैं, एक 15 साल की और एक 8 साल की, और बीवी वीना भी। लेकिन एक रोज जो पति दीपक है उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो फैसला करता है कि मुझे अपनी दोनों बच्चियों और बीवी को मौत के घाट उतारना है, वो भी हथौड़े से वो इतने वार करता है कि उन बच्चियों और बीवियों के उस सिर को कुचल देता है और लगातार कई घंटों तक हथौड़े से खून रिसता रहता है। इसके बाद वो फैसला करता है कि मुझे घर पर पावर टैबलेट खाकर एक महिला के साथ रेप करना है। रेप करने के बाद वो बकायदा पूजा पाठ भी करता है, तिलक भी लगाता है अपने सिर पर। इसके बाद वो निकल जाता है कहीं और। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर वो कहां निकलता है। लेकिन आज बात एक ऐसी केस स्टडी की जिसका फैसला सुनाते वक्त जज साहब से यह कहा गया कि जज साहब, इतने कत्ल करने के बाद भी इसे आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ना माने, क्योंकि बकायदा नॉर्मल मर्डर है, इसमें बड़ी धारा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बकायदा जिस तरीके से ये जो शख्स है, जो दीपक है, इसने लाश को छुपाने की जो तरकीब लगाई वो बड़े बड़े अपराधियों को भी शर्मा दे, क्योंकि जो लड़का है, जो पढ़ा लिखा जो शख्स है, इसने हर एक को सीमा पार कर दी थी, जिसमें एक जो शख्स है किसी दूसरे इंसान की जान ले सकता है। चलिए आपको तफसील से बताते हैं कब का वाकया था, और इसका जो फैसला आया है हाल ही में आया है 28 अप्रैल 2025 में, जिसमें उसकी फांसी की सजा को मुकर्रर करने की बात कही गई है। लेकिन कोर्ट को गुमराह करने की जो साजिश रची गई थी कोर्ट रूम में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं केस है क्या। दरअसल ये जो पूरा वाकया जो शुरू हुआ, ये शुरू हुआ 11 अप्रैल 2021 में। रात का वक्त था, 9 बज रहे थे, और जो दीपक है उसने टाटा स्टील की कंपनी में कई सारे क्वार्टर्स भी मिलते हैं, वहां पर एक शख्स को, जो कि इसका खुद का साला था, उसे कहा कि चलो पार्टी करते हैं, और क्योंकि आने वाले कल से नवरात्र शुरू भी होने वाले हैं, तो क्यों ना मटन पार्टी किया जाए। अब पूरा परिवार मटन पार्टी कर रहा है, खुद जो साले साहब है वो भी मटन खा रहे हैं, और खाते खाते ये कह रहे हैं कि जीजा जी आज तो मजा आ गया, क्योंकि आपने जो मटन की जो दावत दी है बिल्कुल सही टाइम पर दी है, क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, और ऐसे में इस पार्टी से तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया है। रात के 9 बज रहे थे, और अपने साले साहब को खिलाने के बाद जो दीपक है अपने साले साहब को कहते हैं कि ठीक है, चलिए आने वाले वक्त में और भी मिलेंगे, पार्टीज करते रहेंगे, फिर मिलते हैं। साला अपनी बहन, अपने दोनों जो भांजी है उनको छोड़कर, जीजा को छोड़कर अपने घर की ओर निकल जाता है। दीपक सबसे पहले जाकर जो मेन डोर है उसे बंद करता है, और अपनी बच्चियों से कहता है कि चलो बेटा, खाना पीना हो गया, कल सुबह आपको स्कूल भी जाना है और आपको काम भी बहुत ज्यादा है, अपने कमरे में जाकर आप सो जाइए। दोनों बच्चियां हाथ मुंह धोकर अपने बेडरूम में चली जाती हैं, और दोनों बच्चियां, मासूम जो बच्चियां होती हैं, वो बिस्तर पर जाते ही आराम से सो जाती हैं, जैसे वो इंतजार कर रही कब उन्हें सोने का मौका मिले। इधर वीना और जो पति दीपक है ये भी अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं। अब जिस तरीके से रात का अंधेरा जब गहराता है, चांदनी रात हो जाती है, खूब रात के अंधेरे में दीपक उठता है और कमरे का दरवाजा खोलते हुए बाहर जाता है। जहां मेन डोर के बगल में एक झोला लटका हुआ था, उस झोले में हथौड़ा रखा हुआ था। उससे पहले, सोने से पहले जब इसकी बीवी सो जाती है, तो दीपक लगातार एक वेब सीरीज देख रहा था। उस वेब सीरीज से उसे बहुत ज्यादा आइडियाज मिले थे कि किस तरीके से एक इंसान को मारा जा सकता है। अब देर रात ये चुपके से दबे पांव उस झोले के पास जाता है। उस झोले में जो हथियार रखा था, यानी हथौड़ा जो रखा हुआ था, उसे देखकर वो नमस्कार करता है, बार बार उससे विनती करता है कि पूजा पाठ के जो तौर तरीके होते हैं उससे नमस्कार कर उस हथौड़े को बाहर निकालता है। सबसे पहले वो फैसला करता है कि मुझे अपनी बीवी से जाकर मिलना चाहिए। हथौड़े को हाथ में रखकर, हथौड़े लिए वो अपनी बीवी जहां पे उसकी सो रही थी, एक करवट की ओर लेटी हुई थी, उसके सामने खड़ा होता है, और सबसे पहला वार वो अपनी बीवी वीना के दाहिने ओर मारता है। एक ही वार में इतनी जोर से मारता है कि जो बीवी की जो खोपड़ी थी वो खुल जाती है, और जो बीवी दर्द से चिल्लाना शुरू कर देती है। आवाज इतनी ज्यादा थी कि दीपक को लगा कि आवाज बाहर जा सकती है, इसलिए दीपक अपनी बीवी के पेट के ऊपर चढ़कर तकिए से
अपनी बीवी का मुंह दबाना शुरू कर देता है। लेकिन बार बार जो वीना है वो अपनी पति को लात से पीछे की ओर से मारना शुरू करती ताकि वो किसी भी तरीके से बच सके। जब पति दीपक को लगा कि अब मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो फिर से हथौड़े से बाएं और मारता है, खोपड़ी का कुछ और हिस्सा खोलता है। जब बहुत ज्यादा दर्द और चिल्ला रही थी तो एक और वार करता है सिर के बीचों बीच। जब 3 वार होते हैं बीवी छटपटाना बंद कर देती है। मुंह पर तकिया था, दम घुटने से, हथौड़े से 3 वार करने से बीवी उसी मौका वारदात पर ही दम तोड़ देती है। अब जो खून की जो छींटे थे उसके कपड़ों पे थे, उसके चेहरे पर थे, बिस्तर पर था, दीवारों पर खून था। अब वो हथौड़ा लेकर, खून रिस रहा है उस हथौड़े से, अपनी बीवी को जो दरवाजा से उसे बंद करता है, बाहर जाकर सोफे पर बैठकर इंतजार करता है, क्या मानो कुछ सोच रहा हो। कुछ देर सोचने के बाद वो सोचता है कि चलो बीवी को तो मैंने निपटा ही दिया है, बच्चों से मिलकर आते हैं। अपनी बच्चियों के कमरे में वो जाता है तो सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी उसकी ओर देखता है, उसके सर पर सहलाता है, अपनी बड़ी बेटी को चूमता है और हथौड़े से अपनी बड़ी बेटी के सिर पर जितनी दम हो सकता था उतनी दम से वो अपनी बेटी की खोपड़ी को जोर से मारता है। खोपड़ी फट जाती है और जो खून की जो छींटे थे वो बगल की बेटी जो सो रही थी उस पर भी पड़ते हैं, उस पर भी गिरता है और 1 से 2 वार में जो बड़ी बेटी है वो दम तोड़ देती है। इसके बाद वो पीछे आता है और सोचता है कि मुझे अपनी छोटी बेटी को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। इसके बाद बाकायदा वो अपनी छोटी बेटी के पास जाता है और उसके सर पर सहलाते हुए ये कहता है कि तुम जिंदा रह के क्या करोगी? जिंदा रहने से मुसीबत आएगी, तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा। इसके बाद वो अपनी छोटी बेटी को भी मौत के घाट उतार देता है। फिर सोफे पर जाकर दोबारा बैठता है और इस इंतजार में रहता है कि घर पर अब तो कोई नहीं आएगा और बकायदा वो पूजा पाठ करने लगता है, मानो उसने जो पाप किया है उसे धोने की कोशिश कर रहा होता है। अपने कपड़े को वो वॉशिंग मशीन में डालता है और ये बकायदा, अगर आपको लग रहा हो कि दिमागी रूप से पागल है तो पागल नहीं है, क्योंकि परफेक्ट क्राइम करने के लिए इसने हर एक को कोशिश की, जो हम आपको आगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर बताएंगे। कपड़े को धोया, वो जो बकायदा कपड़े को धोने का सुखाने की कोशिश की, पूजा पाठ की अगले 2 घंटे तक और बार बार भगवान से मिन्नत मानते रहा कि जो उसने किया है उसे माफ कर दिया जाए। इसके बाद वो जो चीजें करता है उसमें उसे और भी ज्यादा लोगों को मारना था। लेकिन इस पूरे केस स्टडी में आज हम इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए बताएंगे कि एक पिता को अपने दोनों बच्चियों को क्यों मारना पड़ा, अपनी बीवी को क्यों मारना पड़ा और अपनी छोटी बेटी को मारने से पहले वो बार बार ये चीजें क्यों बोल रहा था कि बेटी तुम जिंदा रह के क्या करोगी, तुम पर और ज्यादा मुसीबत आएगी। ये जो उसके जो शब्द थे, ये जो उसका जो वाक्य था, बहुत बड़ी साजिश को छिपाने की कोशिश थी। तो आज इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए डिकोड करेंगे एक ऐसे केस स्टडी को जिसे बकायदा कोर्ट के अंदर बार बार ये दलील देते हुए कहा कि जज साहब इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ना माने, क्योंकि इस आम धारा लगाकर इसे आम कत्ल मानकर आप सजा सुनाए। तो कैसे पूरा मामला पलटता है, क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, चलिए तफसील से जानते हैं। तो जिस तरीके से जो दीपक है वो इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था, और जैसा दीपक ने बताया कि जब वो अपनी छोटी बेटी को मारने चलता है तो साफ तौर पे कहता है कि तुम जीकर क्या करोगी, आगे और मुसीबतें आएंगी अगर ज़िंदा रहोगी। ये जो शब्द हैं ये बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब आप इस पूरी वारदात को समझेंगे, एक एक सिरा पकड़कर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर उसने अपनी बच्ची से ये लाइन क्यों कही थी। दरअसल अपनी छोटी बेटी का भी कत्ल करने के बाद ये जो शख्स है, उस वक्त करीब 3 से 4 बजे के आसपास का वक्त था, ये आकर जब सोफे पर बैठता है, कुछ देर सोचता है तो बज जाते हैं सुबह के 5। अब इसे लगता है कि अभी भी इसके पास बहुत सारा वक्त है, और इसीलिए जैसा दीपक ने बताया कि वॉशिंग मशीन में अपने सारे कपड़े डालता है। हालांकि उसको धोता नहीं है, लेकिन छिपाने के लिए सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देता है। नहाता है, अच्छे से खून के धब्बे साफ करता है जो इसके ऊपर लगे होते हैं, और फिर पूजा पाठ करता है, चंदन लगाता है, और इसके बाद आकर फिर से सोफे पर बैठता है और अब सोचता है कि आगे क्या करना है। वक्त हो रहे थे सुबह के 7 बजे। इसे लगता है कि अभी भी इसके पास काफ़ी टाइम है, तो फ़ौरन ये वहाँ से निकलता है, अपने साले के घर पहुँचता है। वही साला जो एक रात पहले पार्टी कर रहा था। वहाँ जाने के बाद बोलता है
कि जो बीवी हैं यानी जो तुम्हारी बहन है और जो बच्चे हैं वो रांची जा रहे हैं और कुछ गहने चाहिए मेरी पत्नी को जो तुम यहाँ पर माँ ने रखे हुए हैं, फटाफट लाकर दे दो। अब उधर जो साला था, जो सासू माँ थी, उनको लगता है कि जो बेटा है, जो दामाद है, वो मांग रहा है कुछ गहने वगैरह, मेरी बेटी को ज़रूरत होंगे, वो लाकर दे देते हैं। अब इधर वो गहने लेकर आता है, वापस अपने घर में फिर से आता है, अंदर घुसता है और इसके बाद अब सोचता है कि अब क्या किया जाए। करीब करीब 10 बज जाते हैं। अब जैसे ही ये जो आदमी है ये सोच ही रहा होता है, उससे पहले क्या करता है कि इसका एक दूर का भांजा लगता है जिसका नाम है रोशन शाहू, उसको ये कॉल करता है और बोलता है कि देखो भांजे, बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई है, अगर हो सकता है तो घर आ जाओ, आज दोपहर में लंच करते हैं। अब उधर से जो दूर का भांजा था वो बोलता है ठीक है मामा जी, कोशिश करता हूँ आज आने की। यहाँ तक बात होती है, कॉल कट जाता है। अब ये अपने घर में बैठा होता है कि उस वक्त बाहर से एक आवाज़ आती है। बाहर से आवाज़ आती है, शानवी और श्रावणी दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई हूँ। ये सुनते ही दीपक के कान खड़े होते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि जो बच्चों की ट्यूशन टीचर है रिया घोष, वो अब घर पर आ चुकी है, क्योंकि उनका रोज़ का टाइम था कि वो सुबह बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाती थी 10 बजे के आसपास। अब जैसा ही दीपक को ये चीज़ दिखती है कि बाहर एक ख़तरा आ गया है, जो अब अंदर का मंजर देख लेगा तो सारा पोल खुल जाएगा, वो फ़ौरन कमरे की तरफ भागता है जहाँ पर उसकी बीवी की लाश पड़ी थी और एक चादर से उस लाश को छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी घूम जाती है और जो ट्यूशन टीचर है उसे पता लग जाता है। कैसे? तो दरअसल जब दीपक घर से बाहर गया था अपनी पत्नी के गहने लेने के लिए और जब वो वापस आता है तो मेन गेट को बंद करना भूल जाता है। वो बिना मेन गेट बंद किए अपने घर में एंट्री ले लेता है, अंदर चला जाता है। अब ऐसे में जब वो पत्नी की लाश को कवर कर रहा होता है चादर से, तो जो ट्यूशन टीचर थी रिया थी, वो दरवाजे को धक्का देती है, दरवाज़ा खुल जाता है, वो अंदर चली जाती हैं और अंदर जाने के बाद जैसे ही वो कमरे में दाखिल होती हैं, जिस कमरे में पढ़ाती थी, उसी कमरे के अंदर जो ये शख्स है, जो ये पति है, हत्यारा पति, ये अपनी पत्नी की लाश को चादर में लपेट रहा था। और ये देखते ही रिया चिल्लाती है। अब जैसे रिया चिल्लाती है, जो पति था उसको फिर से गुस्सा आता है। वो रिया को देखता है कि आखिर ये किस तरह से चिल्ला रही है, उसे तुरंत गुस्सा आता है। वो फ़ौरन रिया को हाथ पकड़ता है उसका, उसे खींच कर एक कमरे में ले जाता है और वहाँ पर उसे डराता है। इस पर रिया सहम जाती है, वो डर जाती है और फिर एक चाकू लाकर उसके गले पर लगाता है, बोलता है एकदम चुप, अब एक भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अब इतने में जो ट्यूशन टीचर थी वो चुपचाप बैठी होती है, उसका हाथ बांधा जाता है, उसके पैर बांधे जाते हैं, उसके मुंह पर टेप लगाया जाता है और अब ये सोचता है कि आखिर किया क्या जाए, क्योंकि इसने लंच पर भी एक आदमी को इनवाइट कर रखा है। तो ऐसे में इसे समझ में आता है कि हो ना हो अब इस ट्यूशन टीचर को भी मारना होगा, क्योंकि इसने मेरी पत्नी को देख लिया है, उसकी लाश को देख लिया है, इसे पता लग गया है कि मैंने बच्चों को भी मार दिया है और अब ऐसे में इस औरत का मरना भी बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए ये सबसे पहले उसके हाथ पैर खोलता है और उसको पैर से खींच कर घसीट कर लेकर जाता है दूसरे कमरे में। वहाँ पर इस पर भी हथौड़े से अटैक करता है जैसे इसने अपनी पत्नी और बच्चों को मारा। उसके बाद गला दबाता है तकिए पर रखकर और जैसे ही जो लड़की है, जो रिया घोष है, जब वो मर जाती हैं, जब उनकी सांसें रुक जाती हैं, तब उनका पैर पकड़कर खींच कर ले जा रहा होता है एक जगह पर छिपाने। लेकिन तभी जो रिया घोष हैं उनके नीचे के कपड़े वो उतर जाते हैं, फट जाते हैं और ये देखते ही इसकी नीयत ख़राब होती है। इसे लगता है कि इसे इस लड़की के साथ रेप करना चाहिए। और फिर देखिए इस आदमी की सोच, ये उस लड़की की लाश को बाकायदा बेड पर रखता है और फिर अपनी बीवी के कमरे में जाकर पावर टैबलेट लेकर आता है और उस लड़की के साथ, उस लड़की की लाश के साथ कई बार रेप करता है। उस रात को जितनी बार इसे लगता है उतनी बार वो रेप करता है और फिर उसको वापस ज़मीन पर पटक देता है और फिर सोचता है कि इस लाश को छुपाए कहाँ जाए, बच्चों को तो मैंने मार दिया पर ये लाश तो छुपानी पड़ेगी। तो इसलिए इसे ये लगता है कि एक कमरा इसे साफ़ रखना है। तो सबसे पहले गद्दा हटाता है। गद्दा हटाने के बाद जो रिया की लाश थी उसको बेड बॉक्स के अंदर रख देता है और फिर गद्दा वापस से डाल देता है। अब इसके बाद बाहर आकर बैठता है और सोचता है कि अब मैंने इतने मर्डर तो कर दिए हैं लेकिन अभी भी मेरा असली मकसद बचा हुआ है। अब इधर दूसरी जो कहानी है वो ये है कि एक तरफ ये इंतज़ार कर रहा है, दूसरी तरफ जो रोशन है वो अपनी पत्नी से बोलता है कि देखो मामा ने मुझे लंच पर बुलाया है तो चलो हम दोनों तो चलते, साथ में तुम्हारा जो भाई है अंकित उसको भी तुम ले चलो। इस पर पत्नी बोलती है ठीक है। अब ये लोग वहाँ से 12 बजे निकलते हैं, करीब 1 बजे के आसपास अपने मामा के घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद सारे अंदर दाखिल होते हैं। अब जैसे ही जो दीपक है वो जैसे ही गेट खोलता है उसे लगता है कि सिर्फ घर में उसने रोशन को इनवाइट किया है तो उसका भांजा ही आएगा, लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोलता है उसको रोशन के साथ उसकी पत्नी दिखती है, पत्नी के अलावा उसका भाई भी दिखता है। तो थोड़ा सा वो सकपका जाता है, उसे डर लगता है कि अब उसका भेद खुल जाएगा। लेकिन
वो उन्हें अंदर बुलाता है, बोलता है अरे अच्छा हुआ तुम लोग भी आ गए, मैं तो बहुत इंतज़ार कर रहा था, बहुत अकेला हूँ, तुम्हारी भाभी रांची चली गई हैं और बच्चे भी नहीं हैं, अब एक काम करो तुम लोग आ गए हो तो मैं कुछ तुम लोग के लिए इंतज़ाम करता हूँ, सबके सब यहाँ बैठो। अब इतनी देर पे सब हॉल के अंदर बैठे होते हैं कि तभी जो रोशन की पत्नी है वो बोलती है कि उन्हें बच्चे का डायपर बदलना है और इसके लिए वो बाथरूम में जाती हैं। अब वाइफ जाती है बाथरूम में तो हस्बैंड भी मदद करने के लिए चला जाता है, यानी कि रोशन भी। अब इधर जो अंकित बैठा हुआ था बाहर सोफे पर, यानी कि रोशन का साला, उसे जब दीपक देखता है तो वो फिर से वही हथौड़ा उठाकर लाता है और अंकित के सिर पर दे मारता है। अब जैसे ही हथौड़ा मारता है अंकित चिल्लाता है बचाओ बचाओ, मामा ने मुझे मार दिया। अब अंकित के चीख सुनकर अंदर से उसकी बहन यानी कि रोशन की पत्नी और रोशन दोनों बाथरूम से भागे भागे आते हैं और देखते हैं बाहर का मंजर। वो देखते हैं कि जो दीपक है उसके हाथ में हथौड़ा है, उस पर खून लगा हुआ है और उसने अंकित को मार दिया। अब जैसे ही रोशन बचाने के लिए आगे बढ़ता है, सीधे तौर पर जो दीपक है वो आव देखता है ना ताव एक हथौड़े से वार करता है रोशन के सिर पर। अब ऐसे में उसके सिर से भी बहुत तेज खून बहने लगता है। ये देखते ही जो पत्नी थी वहां पर मौजूद वो अपना दिमाग चलाती है, वो अपने बच्चे को लेकर सीधे घर से बाहर भागती है और बाहर जाकर चिल्लाना शुरू करती है कि दीपक, इस आदमी ने मेरे पति को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, बचाओ बचाओ। ये कहते ही जब बाहर के जो नेबर्स थे वो सुनते, वो भी बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में जो लोग थे जिनको चोट लगी थी, रोशन और अंकित, वो भी घर के बाहर आते हैं और फौरन दीपक जो है उसे लगता है कि उसका खेल बिगड़ सकता है क्योंकि उसने उन दोनों पर हथौड़े से अटैक किया। अब जो पड़ोसी हैं पुलिस को बुला लेंगे, बात बिगड़ जाएगी। तो ऐसे ही वो हथौड़ा फेंक कर बाहर भागता है और बोलता है अरे माफ़ कर दो, मेरे और अंकित के बीच में कुछ बिजनेस की बात हुई, उसने मुझे उल्टा कहा, मुझे गुस्सा और मैंने मार दिया, प्लीज़ माफ़ कर दो। एक काम करो, ये अंगोछा ले लो, ये गमछा ले लो, इसको फटाफट सर पर बांधो और इसे लेकर चलो, फटाफट अस्पताल चलते हैं, तुम लोग आगे गाड़ी में बैठो, मैं पीछे बाइक पर आता हूँ। अब ऐसे में परिवार को लगता है कि अभी तो इसने मारा और इस तरह से बात कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो मंजर था वो इतना खौफनाक था, खून बह रहा था, हथौड़े से अटैक कर दिया, किसी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए फ़ौरन सब गाड़ी में बैठते और निकलते हैं। पीछे पीछे जो दीपक है वो भी बाइक से चलता है। अब कुछ दूर तो जो दीपक है वो हॉस्पिटल के कुछ दूर तक तो उनके पीछे चलता है और फिर वहाँ से कट लेकर अलग मुड़ लेता है। लेकिन ये लोग, इतने ज़्यादा खून बह रहा था, मामला क्रिटिकल हो सकता था, तो फ़ौरन अस्पताल पहुँचते हैं। अस्पताल आने के बाद जो अंकित था यानी जो लड़की का भाई था उसको तो आईसीयू में रखा जाता है क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल हो गया था मामला, और जो रोशन था यानी जो पति थे उनको इतनी चोट नहीं लगती, इसलिए उनकी मरहम पट्टी की जाती है। और फिर जो रोशन है जो दीपक को मामा बोल रहा था वो सीधे तौर पर दीपक के साले को कॉल लगाता है, वही साला जो पार्टी कर रहा था और जिससे वो गहने लेने गया था। उन्हें कॉल करके कहता है कि भैया देखिए, आपके जो जीजा जी हैं दीपक, उन्होंने मुझ पर अटैक किया, मेरे साले पर अटैक किया, कुछ पता नहीं चल रहा और बहुत तेज़ खून बह रहा है और वो भी थोड़े पागल से दिख रहे थे, कुछ समझ नहीं आया, आप उन्हें पता लगाइए वो कहाँ गए। अब इस पर जो उनका साला था वो थोड़ा चौंकता है और फ़ौरन वो वहाँ से निकलता है अपनी बहन के घर आने के लिए। वहाँ आता है तो देखता है ताला लगा है। अब उसे समझ नहीं आता कि ताला कैसे लग सकता है। चलो ठीक है, दीदी वीदी गई, लेकिन भैया जो जीजा जी हैं वो कहाँ चले गए। अब ऐसे वो अपने जीजा जी को कॉल ट्राई करता है, कॉल भी नहीं मिलता। इधर वो देखता है कि एक बुज़ुर्ग दंपत्ति जो है बहुत तेज़ से रो रहे हैं, चीख रहे हैं और पड़ोसियों से पूछताछ कर रहे हैं। वो उनसे पूछता है क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं। तो बताती, वो जो महिला थी वो बोलती है कि मेरी बेटी है रिया, वो अब तक घर नहीं आई है, वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आई थी। अब इस पर जो साला था वो पूछता है कि माताजी कहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने आई थी। तब वो बताती है कि जो मेरी बेटी है रिया वो इस घर के अंदर, यहाँ पर जो शख्स रहते हैं उन्हें क्या ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई थी उनके बच्चों को, और अब तक घर नहीं लौटी। देखिए दिन के 3 बज रहे हैं, सुबह 10 बजे आई थी। अब इस पर जो साले साहब थे उनको लगता है कि जीजा जी ने तो कहा था जो बहन है जो बच्चे हैं वो तो रांची गए हैं, तो जो ट्यूशन टीचर है वो पढ़ाने किसे आई है। इसके बाद फ़ौरन जो साला था उसे शक होता है और वो सबसे पहले ताला तोड़ने वाले को बुलाता है। कुछ देर में ताला तोड़ा जाता है और फिर जो लोग थे वो घर के अंदर दाखिल होते हैं। अब जैसे ही साले का पहला कदम घर के अंदर पड़ता है वो देखता है कि खून के छींटे हॉल के अंदर पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो जीजा जी थे उन्होंने अंकित पर अटैक किया था, रोशन पर अटैक किया था। अब जैसे ही वो अंदर की तरफ बढ़ते हैं, एक बेडरूम खोलते हैं, बेडरूम में चादर से लिपटी हुई उसकी बहन की लाश मिलती है। आसपास खून बिखरा हुआ था और जो सिर पर मारा गया था उससे छोटे छोटे मांस के जो लूथड़े हैं वो भी दीवार पर चिपके हुए थे। ये देखकर उसकी हालत ख़राब होती है और यहाँ पर वो चीखता है कि मेरी बहन तो यहाँ पड़ी हुई है। अब नेबर्स भी वहाँ जाकर देखते हैं, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो इतने ज़्यादा वो हो गए कि उन्हें लगा कि वो उल्टियाँ कर देंगे। अब ऐसे में जो साला था वो बगल के कमरे में देखता है तो फ़ौरन उसे बेड के ऊपर 2 लाशें और मिलती हैं जो उसकी भांजी की थी, यानी शानवी और श्रावणी की। अब 2 लाशें देखने के बाद उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया उसके घर में। जो जीजा जी थे उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, क्योंकि उसको देखते ही लगता है कि कत्ल किसी और ने नहीं, जीजा जी ने ही किया है। अब इसके बाद जो माँ बाप थे उस लड़की के, रिया के, वो और चिल्ला रहे होते हैं कि हमारी बेटी कहाँ है, इस घर में नहीं है। तभी
माँ की नज़र एक स्कूटी पर पड़ती है जो घर के बरामदे में खड़ी होती है और वो देखकर बोलती है मेरी बेटी की स्कूटी है, हो ना हो वो यहीं है। पूरे घर की तलाशी ली जाती है, उधर पुलिस को कॉल किया जाता है। तो ऐसे में जो साला है वो देखता है कि बेड का जो गद्दा है वो थोड़ा उठा हुआ है। वो जैसे उस गद्दे को उठाता है, बेड को खोलता है, अंदर से एक और लाश मिलती है जो उस ट्यूशन टीचर की होती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस को पूरी कहानी बताई जाती है। पुलिस साले से पूछती है कि बताओ तुम्हें जीजा जी पर शक क्यों है। बहुत सारी चीज़ें, कहानी बताई जाती है। अब ऐसे में पहली नज़र में पूरा केस ये लगता है कि मर्डर तो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने किया, उनके बच्चों के पिता ने ही किया। लेकिन पुलिस के लिए अब चैलेंज ये था कि आखिर जो ट्यूशन टीचर है उसे क्यों मारा गया, उसके नीचे के कपड़े हटे हुए क्यों हैं। और जब फॉरेंसिक को बुलाया जाता है, जब पोस्टमार्टम वगैरह कराया जाता है तो बहुत ज़्यादा हीनियस चीज़ें सामने आती हैं। ये तो पता लगता है कि हथौड़ा मारा गया है, सिर एक तरह से फूट गया है, बच्चों का भी, ट्यूशन टीचर का भी, उनकी माँ का भी। लेकिन जो बेडशीट थी वहाँ से सीमन मिलता है। इसके अलावा जो एक वहाँ पर एक तौलिया पड़ा था उसमें से भी सीमन मिलता है। उनको जब मैच किया जाता है, जब आरोपी पकड़ा जाएगा, आप आगे समझेंगे, तो भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है। लेकिन जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो फॉरेंसिक टीम सारी एविडेंस कलेक्ट करती है उनको दिया जाता है, उनको एविडेंस के तौर पर रखा जाता है, उस सीमन को भी रिजर्व करके रखा जाता है। और इसके बाद पुलिस का सबसे अहम काम था ये पता लगाना कि आखिर इस शख्स ने कत्ल किया क्यों है। क्योंकि पुलिस के दिमाग में ये था कि एक ही जो पिता है वो अपनी 2 छोटी छोटी बच्चियों को क्यों मारेगा, अपनी पत्नी को क्यों मारेगा, एक पिता अपना परिवार क्यों ख़त्म करेगा। ये बहुत बड़ा सवाल था। अब ऐसे में ये जो पूरी खबर थी पूरे जमशेदपुर के इस इलाके में फैल गई थी। हर कोई परेशान था, हर कोई स्तब्ध था कि एक परिवार का मुखिया, जिसका मेन काम होता है अपने परिवार का भरण पोषण करना, वो अपने ही परिवार का खात्मा कैसे कर सकता है। तभी ये जो पूरी खबर है ये एक ज्वेलरी शॉप के जो मालिक होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनको मिलती है। और वो देखते हैं कि अरे ये आदमी तो सुबह सुबह मेरी शॉप पर आया था। वो फ़ौरन कुछ गहने उठाते हैं और पुलिस जो मनोज ठाकुर थे उस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं साहब ये मैं गहने आपके लिए लाया हूं और ये वही गहने हैं जो दीपक, जिसका अभी केस पूरे मीडिया में चल रहा है, हर कहीं जमशेदपुर में फैला हुआ है, वो मेरे यहाँ आज सुबह सुबह ही लाए थे। और उन्होंने कहा था कि वो गहने इन्हें बेचने हैं। और जब मैंने पूछा कि आपको ये गहने क्यों बेचने हैं तो उन्होंने बताया था कि सर दरअसल मैंने एक ज़मीन ली है तो आप इस गहने को रख लीजिए, बहुत अर्जेंट है, मेरी पत्नी और हम सब निकल रहे हैं तो इसलिए आप हमें पैसे दे दीजिए। आगे ज्वेलरी शॉप वाला बताता है कि मैंने उन्हें 3 लाख रुपए दिए थे, 1.5 लाख अभी बकाया है, तो उन्होंने मुझसे कहा था अकाउंट में डाल दो। अब पुलिस यहाँ से चालू करती, क्योंकि जो दीपक था वो अलग अलग जगह पर घूम रहा था, छिप रहा था पुलिस से। पुलिस को कोई क्लू नहीं था कि वो कहाँ गायब हुआ है, उसका फ़ोन नंबर भी नहीं लग रहा था। उसने हर चीज़ों से ऐसी, उसने जो भी वेब सीरीज़ देखी, जो भी चीज़ें देखी, उसे पता था कि पुलिस से छुपना कैसे है। अब पुलिस को पहला क्लू मिलता है। पुलिस उस ज्वेलरी शॉप वाले से कहते हैं कि देखिए जो अकाउंट नंबर उन्होंने आपको दिया वो आप हमें बताइए। अकाउंट नंबर पुलिस को मिलता है, पता लगता है HDFC का है। अब पहला जो इन्वेस्टिगेशन का एक स्टेप था पुलिस लेती है और पुलिस जो करती है उस एरिया के जितने भी HDFC के जो बैंक थे उनको कहा जाता है कि इस अकाउंट नंबर पर पैसे आए, पैसे जाएं, कोई भी नोटिफिकेशन आए आप फ़ौरन पुलिस को इत्तला करेंगे। अब ये चीज़ें हो जाने के बाद हर जगह एक अलर्ट जारी कर दिया गया था। तो ऐसे में कुछ दिन बाद अचानक जो HDFC का एक जो बैंक है वहाँ पर अचानक एक जो आदमी है वो पहुँचता है और वहाँ से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करता है। वो जाकर जो मैनेजर होते हैं उनसे बोलता है कि सर मुझे इतने इतने रुपए निकालने हैं और ऐसा ऐसा एक सिस्टम है। अब इस पर जब उससे फॉर्म भरता है उस पर नाम देखा जाता है तो पता लिखा होता है दीपक कुमार। अब वहाँ के मैनेजर को पहली बार डाउट हो जाता है, वो सीधे तौर पर पुलिस को कॉल करते हैं, बताते हैं। पुलिस को कॉल करने के बाद जो पुलिस की टीम है वो बोलती है उस आदमी को वहीं रोक कर रखा जाए, हो ना हो वो दीपक वही दीपक हो सकता है जिसने अपने परिवार को मार दिया है। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है और इस आदमी की जैसे शक्ल देखी जाती है पुलिस के हाथों में कातिल आ जाता है, यानी कि पुलिस के जो हाथ थे वो उसके गिरबान तक पहुँच जाते हैं। अब दीपक को अरेस्ट कर लिया जाता है और सीधे जमशेदपुर के थाने में लाया जाता है। इसके बाद शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन जिसको नज़ीर बनाकर देखना चाहिए किस तरीके से पुलिस ने सारे क्लू इकट्ठा किए, सारे एविडेंस इकट्ठा किए और क्या क्या एविडेंस मिलते हैं इस आदमी के खिलाफ। क्योंकि जब ये पूरा मामला कोर्ट में गया तो जो बचाव पक्ष कर रहे थे इनका वो वकील साफ तौर पे कहते हैं बहुत ही मामूली मर्डर है, इसमें आप फांसी मत दीजिए। लेकिन जज किन एविडेंस पर इस केस में सज़ा सुनाते हैं वो समझिए। और अब ये समझिए कि जब दीपक पकड़ा जाता है, जब अरेस्ट हो जाता है, तब वो पुलिस को क्या कहानी बताता है और फॉरेंसिक रिपोर्ट के ज़रिए कैसे जो सीमन था वो एग्जैक्टली मैच हो जाता है दीपक के सीमन से।
देखिए, ये जो पूरा केस आपने समझा, इसमें नज़ीर इसलिए पेश जो माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से जो पुलिसिया इन्वेस्टिगेशन किया गया वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है और तारीफ़ करनी बनती भी है उन इंस्पेक्टर साहब की जिन्होंने इस पूरे केस की जांच पड़ताल की। अब मान लीजिए जो इंस्पेक्टर साहब जब अपनी टीम के साथ उस घर पर पहुंचते हैं, एक साथ उन्हें 4-4 लाशें दिखती हैं, 2 लोग बुरी तरीके से घायल हैं, वो अस्पताल में मौजूद हैं और जिस पर शक है वो भागा भागा फिर रहा है। पता लगता है कि उसने तो गहने बेचने की कोशिश भी की है और उस गहने के जरिए पहली बार उसका अकाउंट नंबर मिलता है और कहा जाता है कि जो कोई भी इसे ट्रैक करे वो पहले पुलिस को बताए। अब क्योंकि कातिल उनकी हत्थे चढ़ चुका था और उसे थाने में लेकर आया गया था, तो इंस्पेक्टर साहब जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, उन्हें लगा कि पहली बार तो कातिल उनके सामने बैठा है, जरा इनसे मकसद पूछा जाए, इसका मकसद क्या है। और जब मकसद की जो बारी आई, क्योंकि जो पहले तो बहुत आनाकानी कर रहा है, आपने गलत लोगों को उठा लिया, वो मैंने नहीं और मेरे बचपन के दोस्त ने मारा है, उसे सीधे तौर पर किसी और पर ही इल्ज़ाम मर दिया शुरुआती जांच में। अब पुलिस के लिए सवाल कि भैया अगर किसी तुम्हारे दोस्त ने मारा तो तुम क्यों भागे भागे फिर रहे थे। तो बार बार वो ये दलील दे रहा था कि जो मेरा जो बचपन का दोस्त है उसने मेरे बच्चे और मेरी बीवी को मारा और इस आपाधापी में मैंने उसे मारा और वो अस्पताल जाकर भर्ती हो गया। अगर ऐसी चीजें नहीं होती तो मैं उनके साथ अस्पताल जाने के लिए वकालत क्यों लड़ता कि भैया मुझे इनके साथ जाना है। पुलिस को लगा कि ये भाई साहब बहुत ज्यादा कहानी बना रहे हैं, फिर पुलिसिया तरीके से टांग पर टांग चढ़ाया गया इंस्पेक्टर के द्वारा। जो बाहें थी उन्हें ऊपर किया गया और पूछा गया कि देखो दीपक, बहुत झूठ बोल लिया आपने, सच बता दो, नहीं तो जो पुलिसिया जो तरीका होता है वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। और जब अच्छी तरीके से जब खातिरदारी होती है, जब जेल के अंदर या जो पुलिस स्टेशन के अंदर, दीपक टूटता है। और जब दीपक टूटता है तो दीपक बहुत सारी चीजें बताता है किसी तोते की तरह। वो बताता है कि देखिए जनाब, जो चीज़ें हुई हैं, मैंने अपनी बीवी को मौत के घाट उतारा, अपने बच्चों को मौत के घाट उतारा। मैं अपने बच्चों को मारना नहीं चाहता था लेकिन मारना पड़ा क्योंकि मेरी मजबूरियां थी। पुलिस समझना चाह रही थी, ठीक है मजबूरियां थी तो हम वही समझना चाह रहे हैं, बताइए क्या मजबूरी थी कि आपको अपनी बीवी और अपने ही बच्चों पर जरा सी भी तरस नहीं आया। तो उसने कहानी बताई जिसमें कहानी में कहा गया कि मैंने अपने बचपन की दोस्त के साथ एक बिजनेस करने का फैसला किया क्योंकि एक साइड बाय साइड इनकम की जरूरत थी, क्योंकि मैं टाटा कंपनी में काम करता भी था, वहां से जो सैलरी आ रही थी, मैं सोच रहा था कि प्लान बी भी हो साथ साथ। तो इसलिए मैंने 17 लाख रुपए की एक ट्रक जैसी गाड़ी निकाली, उस गाड़ी को अपने दोस्त को चलाने के लिए दिया और कहा कि इसे जो भी बिजनेस हो उसे करो और जो भी मुनाफा आएगा हम उससे आपस में बांट लेंगे। इसके बाद जो मुनाफा था वो तो आया नहीं और बिजनेस था घाटे में जाने लगा। इसके बाद मैंने उस गाड़ी को लेकर रोशन को दे दिया। रोशन भी ये कहने लगा कि देखो पैसे हो नहीं पा रहे, इतना बिजनेस चल नहीं पा रहा है। अब ऐसा करते करते कई साल बीत जाते हैं और जो 17 लाख रुपए था उसमें से 10 लाख रुपए का तक कर्ज था मुझ पर। तो मैं वो समझ नहीं पा रहा था उस कर्ज को मैं किस तरीके से चुकाऊं और इसलिए ये परेशानी बनते हुए जा रहा था मेरे लिए। तो पुलिस ने पूछा ठीक है तुम्हारे ऊपर कर्ज था, ये चीजें समझ में आती हैं, तो जो कर्ज था तो तुम्हें कायदे से उन्हें मारना चाहिए था, तुम्हें अपने परिवार को क्यों मार दिया। तो उसका ये कहना था कि मुझे उन दोनों लोगों को निपटाना था, लेकिन अगर उन दोनों लोगों को निपटाने के चक्कर में अगर मुझे जेल हो जाती तो पूरा खानदान, पूरी बिरादरी और यहां तक कि तमाम जितने भी लोग आसपास रहते हैं मेरी बीवी और मेरे बच्चों को कोसते, जो मैंने कर्ज लिया है उसको चुकाने के लिए दबाव बनाते और हर तरीके से वो घुट घुट के दम तोड़ देते। तो इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें जिल्लत वाली जिंदगी ना जीना पड़े, तो इसलिए एक बार का दर्द देकर मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से आजाद कर देता हूं। इसलिए उसने अपनी बीवी को मारा। फिर उसने फैसला किया कि जो उनके जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं दोनों, उनको इस दुनिया से आजाद कर देगा, उन्हें बाहर भेज देगा और इसलिए बारी बारी से उसने अपनी दोनों बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया। तो पुलिस को सबसे पहला मोटिव तो समझ में आ चुका था कि ठीक है बीवी और बच्चों को मारने के पीछे ये मकसद था। पुलिस सोच रही थी कि क्या कहीं ट्यूशन टीचर के साथ इसका लव अफेयर या लव कनेक्शन तो नहीं है या ये कोई दूसरी कहानी बता रहा है। अब इसका कहना था कि इसने मारने के बाद पूजा पाठ किया और बकायदा इसने अंकित को फोन करके कहा कि चलो खाने पर आओ और खाने पर हम बातचीत करेंगे।
अब यहां पर जब वो फोन रखता है तो अचानक से जो ट्यूशन टीचर है वो अंदर आ जाती है। ट्यूशन टीचर इसके रडार में नहीं थी, लेकिन ट्यूशन टीचर ने देख लिया था। ट्यूशन टीचर को भी मौत के मतलब घाट उतार देता है। लेकिन जब ये बॉडी को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा था, 21 साल की ट्यूशन टीचर के जो कपड़े थे जो नीचे वाले वो खुल जाते हैं और उसे देखकर इसका ईमान डोल जाता है। ऐसे लगता है कि बीवी तो अब इस दुनिया में रही नहीं है, जो चाहे वो गलत हरकत कर सकता है। ये फटाफट भागता है, अपने अलमारी में पावर टैबलेट खाता है और लाश के साथ कई बार, एक इंसान ऐसी चीजें नहीं कर सकता है लेकिन हमें बताना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी है, एक लाश के साथ वो कई बार रेप करता है और रेप करता हुआ चले जाता है और लगभग 2 से 3 घंटे वो रेप करता है उस 21 साल की लड़की के साथ, जिस पर जिम्मेदारी थी कि वो दीपक की बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आई थी उस घर पर और उसको मारकर उसकी इज्जत को लूट रहा था। इसके बाद उसे लगा कि अब तो काम हो गया है। अब वो इंतजार करने लगा जो उसका असली शिकार था, यानी कि जो अंकित और जो उसके बचपन के दोस्त थे, वो अंकित का खासतौर पे इंतजार करता। लेकिन जब अंकित आया तो साथ ही साथ वो अपने साले को भी ले आया अंदर, और इसलिए जैसे ही लगभग 2 बजे के आसपास पहुंचे थे, और ये जो पूरा वाकया है ट्यूशन टीचर के साथ रेप वाला, 12 बज जाते हैं, तब तक दोपहर की कड़ाके की धूप निकल चुकी थी। और ये बाहर जाकर आसपास देखता है कि किसी ने कोई आवाज सुना नहीं, आसपास कोई मौजूद नहीं था। इंतजार करता है घर पर, कमरों में लाशें पड़ी हुई हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है 2 बजे के आसपास, देखता है कि अंकित के साथ तो पूरा परिवार आया हुआ है, बच्चे भी आए हुए हैं। कि पहले तो उसे लगता है कि मैं किस तरीके से इन्हें बोलूं कि आप अंदर आइए कि नहीं आइए। वो कहते कि तुम तो अपना पूरा परिवार लेके आ गए हो। अब उसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूं, पूरी दुनिया मुझे बदनाम करेगी ही, चलो एक साथ 2 शिकार को मैं निपटा ही दूंगा एक ही दिन में। और क्योंकि अंकित आता है, जो उनकी जो धर्मपत्नी थी, वो बाथरूम में जाती हैं अपने बच्चों को साफ सफाई के लिए, जो वॉशरूम जाना था बच्चों को, तो जो बीवी है अपने बच्चों को लेके वॉशरूम में जाती है और इधर अंकित और जो रोशन है वो बैठे हुए थे। ये हथौड़ा निकालता है सोफे के नीचे से, खून से सदाबोर था वो, और हथौड़ा लेकर रोशन और अंकित पर मारना शुरू कर देता है। दोनों की खोपड़ियां फूटती हैं, वो दर्द से चिल्लाना शुरू करते हैं। इतने में जो बीवी है वो देखती है कि जो जीजा है या जो दीपक है वो एक तरीके से पागल हो चुका है, और समझदारी दिखाते हुए बाहर भागने के लिए चली जाती है और कहती है कि देखो जो दीपक है वो पागल हो चुका है, वो कत्लेआम मचा रहा है। तो ये जो कहानी है पुलिस के सामने पेश की जाती है, जिसके बाद पुलिस को पूरा वाकया समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ कर्ज को ना चुका पाने के लिए, बिजनेस में साथ नहीं देने के लिए इसने पहले 2 शिकार चुने, लेकिन अपने परिवार को जिल्लत की जिंदगी से बचाने के लिए सोचा कि मैं 4 लोगों को और भी मार डालता हूं। और इस तरीके से एक साथ 4 लोगों की हत्या कर चुका था। एक और हत्या करने जा ही रहा था लेकिन उसमें विफल होता है। एक और 2 लोगों को जख्मी कर ही चुका था। और इस तरीके से जो पूरा मामला है पुलिस समझती है और नोट डाउन करती है। पूरा वाकया 11 अप्रैल 2021 का है। लगभग 16 अगस्त 2021 को चार्जशीट दाखिल होती है। चार्जशीट में माइन्यूट से माइन्यूट जो डिटेल होती हैं उस क्राइम सीन से लेकर किसने कौन साक्ष्य थे, जो सबूत थे, जो गवाह थे, उन सब का हर एक ब्यौरा पूरा बाकायदा नोट डाउन करके पूरी किताब जैसी होती है वो जज साहब के सामने पेश की जाती है। जज साहब के सामने जज बैठे थे। जो दीपक है वो कटघरे में खड़ा था। जो सरकारी वकील है जो पुलिस की तरफ से लड़ रहे हैं वो, और जो दीपक की तरफ से जो वकील हैं वो भी सामने खड़े हैं। सरकारी वकील ये कहते हैं कि देखिए जिस तरीके से जज साहब, मैं हूबहू आपको जो लिखा हुआ है जो कोर्ट हेयरिंग है मैं हूबहू आपको पढ़ के बताता हूं। जज साहब, इसने हथौड़े से अपने पूरे परिवार को कुचल दिया। सरकारी जो पुलिस के वकील हैं वो ये कह रहे हैं। ट्यूशन टीचर रिया घोष को मारकर लाश के साथ रेप किया। यदि रोशन अकेले गया होता तो आज 4 नहीं 5 हत्याओं के खिलाफ सुनवाई हो रही होती। इन लाशों की तस्वीरों को देखने के बाद मैं कई रात तक सो नहीं पाया, ये सरकारी वकील ये कह रहे हैं। और साथ ही साथ ये करिए, बार बार मेरी आंखों से ये सोचकर भर आती है कि आखिर एक बाप अपनी बच्चियों को किस
बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार सकता है। जज को तस्वीरें सौंपी जाती हैं, हमारे पास भी वो तस्वीरें हैं, लेकिन यूट्यूब की तमाम गाइडलाइंस है और हम जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हम नहीं चाहते कि वो विचलित हो, इसलिए हम तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो भयावह हैं और पता लगाया जाए कि ये कौन सी वेब सीरीज देखकर इन्होंने आइडिया लिया। तो सरकारी वकील, हम वेब सीरीज का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सरकारी वकील ऑन रिकॉर्ड 2 वेब सीरीज का नाम लेते हैं जहां से इन्हें आइडिया आता है कि हथौड़े से किस कदर एक इंसान का सर खोला जा सकता है। उसको देखने के बाद इन्होंने आइडिया लिया। जब सरकारी वकील, जो पुलिस के वकील हैं, वो ये दलीलें दे रहे हैं, तो सुनिए जो दीपक के वकील हैं वो क्या कह रहे हैं। दरअसल जो बचाव पक्ष के वो जो सरकारी वकील को बीच में रोकते हुए कहते हैं कि जज साहब, मेरे दोस्त हैं, वो ऐसी कहानी सुना रहे हैं जैसे ये सब होते उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, बल्कि जब ये वारदात हो रही थी तो कमरे में ऐसा कोई भी गवाह मौजूद नहीं है जिसने उनके मुवक्किल को ऐसा कत्लेआम मचाते हुए देखा है। सरकारी वकील कहते हैं कि मेरे जो क्लाइंट है या जो मेरे दोस्त हैं जो डिफेंड कर रहे हैं दीपक को, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि आज की दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट है, जिस तरीके से ट्यूशन टीचर के बिस्तर जहां पे वो लड़की थी, चादर पर, गमछे पर, टॉवल पर, हर जगह जो सीमेन मिले थे वो तस्दीक कर रहे थे और फॉरेंसिक की ये किसी और की नहीं बल्कि दीपक की है। पहली चीज। दूसरी ये चीज कि उस रोज जो साले साहब थे जो रात को मटन खाकर पार्टी कर कर घर से निकले थे, उसके बाद उस घर के अंदर कोई और नहीं आता है सिवाय 21 साल की ट्यूशन टीचर रिया घोष की, जिसे भी मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। जो गहने हैं उन गहनों को ले जाकर बेचने की कोशिश होती है, उसे पैसे इकट्ठा अर्जित करने की भी कोशिश होती है और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें साफ तौर पर एक ही इंसान की ओर इशारा करते हैं कि ये इंसान उस घर पर बैठकर अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। अब इसके बाद जो बार बार जो दीपक के जो वकील है वो सिर्फ एक ही दलील दे पा रहे हैं कि देखिए इनके पास तो कोई गवाह ही नहीं है जिसे साबित कर पाए कि जिन्होंने बंद कमरे के अंदर कत्लेआम होते हुए देखा हो। तो जो चीजें उन्होंने अपनी दलीलें पेश की, सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की, लेकिन जब जज साहब ने अपना जो फैसला सुनाया उसमें फैसले में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए ये जो आरोपी दीपक है, अब तक आरोपी था, जब कटघरे में खड़ा था उस पर जो जितने भी मालूमात थे या जितनी भी जो धाराएं थी वो सिद्ध नहीं हुई थी जब तक जज साहब ने वो चीज़ें नहीं बोली जो मैं आपको अभी आगे बताने जा रहा हूं। दरअसल जज साहब ने उनसे ये कहा कि देखिए जो आरोपी है ये दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा विकृत है, क्योंकि इसने जेल में रहते हुए गैस का सिलेंडर उठाकर अपने दूसरे कैदियों पर इसने मारने की कोशिश की थी। मतलब ये एक आदतन अपराधी बन चुका है। पहले भले ही उसने एक अच्छी जगह पे काम किया हो, लेकिन इसकी जो दिमागी जो प्रवृत्ति है ये कहीं से भी समाज के लिए ठीक ठाक नहीं है। इसने बकायदा जेल के अंदर खुद की जान लेने की भी कोशिश की थी। अगर अंकित अकेले आता तो उसकी जान भी चली जाती, तो 4 मौतों के बाद एक मौत और हो जाती और 5 लाशों के साथ ये आज उनकी सुनवाई कर रहे होते। 4 लाशों के साथ मारकर ये पूजा पाठ और जिस तरीके से इसने जुर्म छुपाने की जो कोशिश की है उसे कहीं से भी समाज के लिए सही नहीं माना जा सकता है और इस ऐसे लोग समाज के लिए बेहद खतरनाक और डेंजर हो सकते हैं। इसलिए इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए दीपक को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इस मामले को हाईकोर्ट में अगर कोई देना चाहे तो हम हाईकोर्ट से भी दिशा निर्देश लेकर चाहेंगे कि इस जो केस में इन्हें फांसी की सजा मिले। और ये केस था 2021 का अप्रैल महीने में, 28 अप्रैल 2025 को फिर से झारखंड के हाई कोर्ट ने भी जमशेदपुर सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि दीपक को फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है, उन्हें फांसी की सजा होगी। लेकिन अब तक दीपक ने इस केस को ना सुप्रीम कोर्ट में ना किसी और अदालत में पैरवी के लिए भेजा है। मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी भी उसकी जो डेट है, यानी कि जो ब्लैक वारंट होता है, ब्लैक वारंट से कहने का मतलब डेथ वारंट, मतलब ये उसमें साइन करके रखा जाता है कि कब उन्हें फांसी की सजा होगी। अब तक इस पर फैसला नहीं आया है, लेकिन फांसी
होगी, कब होगी, और जब भी होगी हम जरूर बताएंगे, दोबारा से आपको ये स्टोरी लेकर आएंगे आपके सामने। लेकिन उससे पहले ऐसे हैवानों का, ऐसे शैतानों का जिसने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि 10 लाख रुपए का कर्ज मैं नहीं उतार पा रहा हूं, और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए उसने सोचा कि मैं पूरे परिवार को खात्मा कर देता हूं, ताकि मैं जो जिस दर्द से झेल रहा हूं वो दर्द परिवार ना झेले। उसके पास इतना दिमाग था कि बीवी की गहनों को बेचकर उसे 4.5-5 लाख रुपए वो अर्जित कर सकता है, और 10 लाख रुपए का कर्ज चुकाने में उसके मौत आ रही थी, वो चुका नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि तमाम लोग उसे सिर्फ धोखा ही धोखा दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने परिवार को इस धोखे के सहारे ही मौत के घाट उतार कर उन्हें आजीवन आजाद कर देता हूं। और इस तरीके के लोग समाज के लिए खतरनाक नहीं, बहुत ज्यादा डेंजर है। एक ऐसी केस स्टडी जिस केस को पूरा होने में लगभग 4 साल लगे, और फिर भी मान लीजिए ये जो केस है बहुत जल्दी इसमें फैसला आ गया है। बहुत जल्दी जो तत्परता के साथ जो जांच पड़ताल की गई है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उन्होंने इतनी बेहतरीन जांच की कि इस केस में ज्यादा किसी को मुश्किल नहीं आए। फॉरेंसिक से लेकर तमाम सबूत से लेकर हर एक वो चीज कोर्ट के सामने पहले से रखे हुए थे, कोर्ट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और फिर भी 4 साल लग गए। लेकिन 4 साल बाद भी जो फांसी की जो सजा थी वो बरकरार रखी जाती है। कोर्ट को कोई दो राय नहीं रखनी पड़ी कि सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा दी है तो हम आजीवन कारावास रखते हैं। उसने सीधे तौर पे कहा कि सेशन कोर्ट में भी बिल्कुल सही फैसला सुनाते हैं, झारखंड हाईकोर्ट भी उसी फैसले को बरकरार रखती है। तो एक ऐसी केस स्टडी जिसमें जो अपराधी है वो बहुत कुछ आगे की सोचते हैं, और सोचते हैं कि कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, तो उन सारे अपराधियों के लिए जो ऐसी मानसिक सोच रखते भी हैं कि हम परफेक्ट क्राइम को कर लेंगे, तो मौत, झूठ और साजिश कभी छुट्टी नहीं लेते। और जिस तरीके से यहां मौत बांटा गया, किसके द्वारा? दीपक के द्वारा। झूठ बोला गया तमाम लोगों से, और साजिश और षड्यंत्र जिस तरीके का रचा गया इस दीपक के द्वारा, वो कहीं से भी माफी लायक नहीं था, और इसलिए इसकी जो फांसी की सजा है उसे बरकरार रखी गई। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।